हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में और आशा करता हूं आप सभी काफी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर अवर अपकमिंग केवीएस पीआरटी 2024-2025। तो उसकी जो पीवाईक्यू सीरीज है उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं और सीडीपी की जो कि 60 क्वेश्चंस और ईवीएस की जो कि 20 क्वेश्चन मिला के 80 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन आपको इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट प्रिपरेशन बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो से आपको आता है, कुछ नहीं आता ये मैटर नहीं करता। यहाँ से मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि आपको पहले आइडिया हो कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। आधी तैयारी आपकी उसी दिन हो जाती है जब आपको पता हो जाता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए। तो उसी को लेके मैं आपको 2016 से लेके 2022 तक के क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। दोनों शिफ्ट में जो पेपर हुए सभी पेपर्स में कराऊंगा। ठीक, तो ये पेपर है 26 तारीख का, 26 फरवरी का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था उसको मैं कराऊंगा। 60 क्वेश्चन सीडीपी के हैं, पेडागोजी के। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, जाके आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज और, दिवाली के बाद हम एक पर्सनल गाइडेंस के थ्रू आपको केवीएस पीआरटी की प्रिपरेशन कराएंगे, जिसमें आपको गूगल मीट के थ्रू क्लासेस वगैरह कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पूरी प्रिपरेशन उसमें कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ मैच्योरेशन इन लर्निंग। पूछ रहा है कि मैच्योरेशन का रोल क्या होता है आपके अधिगम में, लर्निंग में, मतलब अधिगम में परिपक्वता का क्या भूमिका है। अगर आप कोई चीज सीख रहे हैं तो उसमें मैच्योरेशन का क्या, मैच्योरेशन मतलब भाई ये ग्रोथ और डेवलपमेंट जब आपका साथ साथ हो तो इसको क्या कहते हैं, मैच्योरेशन कहते हैं। ठीक, आपकी वृद्धि भी हो, आपका विकास भी हो, तो इसका मतलब आपका मैच्योरेशन हो रहा है। तो बताइए, इट वुड, पहला ऑप्शन है, क्वेश्चन को समझिए पहले। इट वुड फिक्स लर्निंग गोल्स, क्या अधिगम के ये गोल को फिक्स कर देता है, निर्धारित कर देता है कि भैया हाँ मैच्योरेशन, आप मैच्योरेशन पीरियड में है तो आप जो ये गोल है आप इस एज में आप ये चीज सीख जाओगे। बी, दूसरा कह रहा है इट डिटरमाइंस द बिहेवियर, इसमें व्यवहार का अवधारणा होता है, ये आपके जो व्यवहार है उसको उसको डिटरमाइन कर लेता है। थर्ड, इट फैसिलिटेट्स मेमोरी, इससे स्मरण में आसानी होती है, मतलब चीजों को याद करने में आसानी होती है। इट डिटरमाइंस रेडीनेस, ये तत्परता अवधारित होती है। इसका मतलब तत्परता का क्या मतलब हुआ कि आप किसी चीज को सीखने के लिए तैयार हैं। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया कि आपका जो मैच्योरेशन है इसका रोल क्या है, इसकी भूमिका क्या है अधिगम में। ठीक, तो बताइए जल्दी से। 41 आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। इट डिटरमाइंस रेडीनेस। बिल्कुल, मैच्योरेशन में आपको पता चलता है कि किस चीज में आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, किस चीज में नहीं ले रहे हैं, आप किसी चीज को सीखने के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं। तो ये क्या, इसका मैच्योरेशन का रोल है हमारे अधिगम में। आगे चलते हैं। 42 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉग्निटिव। देखिए मैंने बताया था, तीन चार चीजें मैंने बताई, उससे आपके एक क्वेश्चन जरूर सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, क्या, जहां पे कॉग्निटिव आए, कॉग्निटिव मतलब संज्ञान, संज्ञान मतलब माइंड से रिलेटेड, जहां भी चीजें कॉग्निटिव आए मतलब दिमाग से कोई भी चीज रिलेट आ रही तो कॉग्निटिव। और बाकी अगर बॉडी से रिलेटेड, फिजिकल चेंजेस से रिलेटेड आ रही तो फिजिकल में आ जाएगा। और अच्छा है, बुरा है, ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो ये मोरल में आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी रुचि, इंटरेस्ट, अटेंशन, ध्यान, तीसरा है मूल्य और चौथा है पेशी नियंत्रण। बताइए कॉग्निटिव प्रोसेस, संज्ञानात्मक प्रक्रम में क्या आएगा इसमें से, बताइए। 42 बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बिल्कुल। अटेंशन, सावधानी आप बरतते हैं। ठीक है, अटेंशन, अटेंशन होता है आपका दिमाग जब एकाग्र होता है तभी तो आप किसी चीज पर फोकस कर पाते हो, ध्यान दे पाते हो। तो ये क्या है, कॉग्निटिव प्रोसेस है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मसल्स कंट्रोल किसमें आ जाएगा, मसल्स कंट्रोल आपका आ जाएगा फिजिकल में। वैल्यूज किसमें आ जाएंगे, मोरल डोमेन हो जाएगा। इंटरेस्ट, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कंट्रोल बाय चाइल्ड फॉल्स अंडर, मतलब बालक के द्वारा अपना सेल्फ कंट्रोल जो है ये किसके अंतर्गत आता है, बताइए। विकास के किस डोमेन के अंतर्गत आता है, आपको ये बताना है। सोशल, समाज में आता है। अगर आप अपनी खुद की चीजों पर कंट्रोल कर रहे हैं तो क्या एक सामाजिक डोमेन है या सामाजिक क्षेत्र है, ये आपका फिजिकल डोमेन है, बताइए। कॉग्निटिव डोमेन है या सोशियो इमोशनल डोमेन है, बताइए जल्दी से। बिल्कुल, ये क्या हो जाएगा, ये
आप सेल्फ कंट्रोल अगर अपने आप ऊपर कर ले रहे हैं, कोई बच्चा सेल्फ कंट्रोल कर ले रहा है, ये ना तो सोशल डोमेन में आएगा, ना तो शारीरिक क्षेत्र में आएगा, ना तो संज्ञानात्मक क्षेत्र में आएगा, ये किस में आएगा? सामाजिक संवेगात्मक क्षेत्र में, ठीक है, क्योंकि इमोशनली भी कंट्रोल करना होता है आपको, ठीक है, तो ये सामाजिक संवेगात्मक या सोशियो इमोशनल डोमेन में आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 44 कह रहा है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, इसके पहले वाले शिफ्ट में भी आया था। फोनोलॉजी का क्या मतलब होता है बताइए, स्वर विज्ञान का क्या तात्पर्य होता है? क्रिएटिंग द साउंड्स ऑफ स्पीच इन अर्ली चाइल्डहुड, मतलब आप जब आरंभिक बाल्यकाल है, आपकी अवस्था जो है उसमें आप क्या एक स्पीच, साउंड ऑफ स्पीच, मतलब बोल पा रहे हैं, साउंड ऑफ स्पीच अर्ली चाइल्डहुड में। सेकंड कह रहा है क्रिएटिंग द पोटेंशियल ऑफ टच सेंसर्स, मतलब स्पर्श ज्ञानेंद्रियों की क्षमता का सृजन हो जाता है। मतलब ये कह रहा है कि क्रिएटिंग द पोटेंशियल ऑफ टच सेंसर्स, बच्चे जो सेंसेस होते हैं वो अगर आप छू रहे हैं उनको तो वो फील कर पाते हैं। स्मेल रिसेप्टर्स इन चाइल्डहुड, बाल्यावस्था में सूंघने की क्षमता ये है। चौथा, हियरिंग सेंसेशन डेवलप्ड इन चाइल्ड, बालक में विकसित श्रवण संबंधी संवेदना। बताइए जल्दी से फोनोलॉजी क्या होती है? फोर्टी फोर का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल, इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। क्या? आरंभिक बाल्यावस्था में वाक ध्वनि का सृजन, इस साउंड ऑफ स्पीच समझ जाइए, बच्चा जब अर्ली चाइल्डहुड में साउंड ऑफ स्पीच क्रिएट करता है उसी को हम क्या कहते हैं? फोनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। 45, द पावर ऑफ इमेजिनेशन इंक्रीजेस एमंग, क्वेश्चन रिपीटेड है, इसके पहले वाले शिफ्ट में भी आया था। कल्पना शक्ति निम्न में से किन पे बढ़ती है? आप किस अवस्था में सबसे ज्यादा इमेजिनेशन करते हैं, कल्पनाशीलता आपके अंदर आती है? एडोलेसेंस में, चिल्ड्रन में, सीनियर सिटीजन या एडल्ट? बताइए जल्दी से। बिल्कुल, इसका राइट आंसर आपका एडोलेसेंट्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, मतलब मॉर्निंग शिफ्ट में भी आया, इवनिंग शिफ्ट में भी आया। चलिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? एज अ टीचर व्हाट शुड यू डू टू एड्रेस एडोलेसेंस चाइल्ड इन क्लास, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। मतलब आप एक टीचर हैं और जो बाल्यावस्था होती है उनसे रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनके सॉल्यूशन के लिए आप क्या सजेशन देंगे या क्या सुझाव देंगे? बताइए कक्षा में। एक्टिव लिसनिंग टू देम, उनको बहुत ध्यान से उनकी बातों को सक्रिय रूप से सुनेंगे आप। दूसरा कह रहा है रेप्रीमेंड देम, मतलब उन्हें बहुत डांटेंगे। तीसरा कह रहा है मोरल पॉलिसिंग उनकी करेंगे, नैतिक पर्यवेक्षण करेंगे, उनको सिखाएंगे मोरल वैल्यूज। चौथा कह रहा है फिक्स अकाउंटेबिलिटी, उनको जवाबदेही निर्धारित करना। बताइए, उनको जवाबदेही निर्धारित करना, बताइए जल्दी से। 46 का राइट आंसर आपको बताना है, बताइए। बिल्कुल, 46 का राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। उनको बहुत ध्यान पूर्वक कक्षा में सुनिए, बच्चे के किशोरों की समस्याएं अपने आप हो जाएंगी सॉल्व, ठीक है। आगे चलते हैं। 47 भैया क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज एक्टिव इन एडोलेसेंस, ऐसा कौन सा रसायन है जो एडोलेसेंस की अवस्था में एक्टिव रहता है? आपको ये बताना है। एंजाइम्स, हार्मोन्स, प्रोटीन्स या फैट्स? देखिए, फैट्स हर अवस्था में रहता है, प्रोटीन्स भी हर अवस्था में हो रहता है, एंजाइम्स भी लगभग हर अवस्था में रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो हार्मोन्स, आप एडोलेसेंस, जब एडोलेसेंस किशोरावस्था में जब आप रहते हैं तो आपके बहुत अंदर जो हार्मोनल इश्यूज आती हैं, बहुत तेज चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं बहुत इंबैलेंस होते हैं, ठीक है। आपके हार्मोन्स जो है वो बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, आपके फिजिकल चेंजेस, आपकी आवाज में परिवर्तन आता है, ये सारी चीजें किस अवस्था में होती है? एडोलेसेंस में होती हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अलार्म हमको अभी उठाता है, हम उसको बहुत पहले लगा देते हैं लेकिन अभी उठाता है डेली इतने टाइम, ये रिमाइंडर करता है कि चलिए आपको क्लास करानी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ स्कूल इन एजुकेटिंग द चाइल्ड, मतलब बच्चे को पढ़ाने के लिए, बच्चे को सिखाने के लिए स्कूल की क्या भूमिका होती है? बच्चों को शिक्षित करने के लिए स्कूल की क्या भूमिका होती है? आपको यही क्वेश्चन बताना है। क्वेश्चन समझ गए? चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। कंडक्टिंग एग्जाम्स एंड डिक्लेयर रिजल्ट्स इन टाइम, भैया एग्जाम करा लीजिए और बच्चों का रिजल्ट जो है टाइमली डिक्लेयर कर दीजिए, पहला ऑप्शन ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है टू टीच वेल ऑल सब्जेक्ट, सभी विषयों को आप अच्छे से पढ़ा दीजिए उनको। थर्ड क्या कह रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द चाइल्ड, मतलब बच्चों में रूपांतरण, जैसे पहले किसी चीज का पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द चाइल्ड हो जाएगा। फोर्थ कह रहा है टू प्रमोट डिसिप्लिन अमंग चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर क्या डिसिप्लिन प्रमोट करना। बताइए, क्वेश्चन आपके सामने है कि बालक को शिक्षित करने के, बच्चों को एजुकेटेड बनाने के लिए स्कूल की इसमें क्या रोल होता है? बताइए जल्दी से। बिल्कुल, 48 का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल,
बिल्कुल, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द चाइल्ड। बच्चों के चेंजेस जो बिहेवियर है उसमें पॉजिटिव चेंजेस लाना, उनमें ट्रांसफॉर्मेशन लाना। बच्चा पहले कैसा था अब कैसा है, अगर उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो ये क्या है, एक स्कूल का रोल है बच्चों को शिक्षित करने के लिए। ठीक है, चलिए 49 पे चलते हैं। नेम द प्रोग्राम लॉन्च्ड इन ऑल स्कूल्स टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन एडोलेसेंस। ऐसा प्रोग्राम बताइए जो स्कूल्स ने लॉन्च किया है, किस लिए लॉन्च किया है, क्रिएट अवेयरनेस ऑन एडोलेसेंस, जो किशोरावस्था के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए। बताइए, एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम, किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम, एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोजेक्ट या एडोलेसेंस एजुकेशन पॉलिसी। बताइए मेरे भैया। बिल्कुल, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। ये एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम है जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, स्कूल्स के द्वारा। किस लिए कि ताकि एडोलेसेंस में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। ठीक है, आगे चलते हैं। Why many schools are struggling to address the issues of juvenile delinquency? बहुत से विद्यालय जो हैं ये किशोर अपराध से निपटने के लिए क्यों संघर्ष करना पड़ रहा है। मतलब बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो हमारे किशोरावस्था होती है, उनकी जो प्रॉब्लम है, जो अपराध है उनसे रिलेटेड, उनके उनसे 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 निपटने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। क्यों, ऐसा क्यों? पहला है रेड टेपिज्म इन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब प्रशासन में लाल फीताशाही होती है। दूसरा कह रहा है लैक ऑफ अवेयरनेस, क्योंकि उनमें जागरूकता की कमी होती है। थर्ड कह रहा है ड्यू टू लैक ऑफ प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स इन स्कूल। भैया स्कूल्स में जो प्रोफेशनल काउंसलर्स, प्रोफेशनल गाइडेंस जो होते हैं वो कम है। तीसरा चौथा कह रहा है ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स, पैसों की कमी की वजह से। बताइए, सॉरी थोड़ा सा कोल्ड है, बताइए। बिल्कुल, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ड्यू टू लैक ऑफ प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स इन स्कूल। अगर आपके स्कूल में प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स नहीं है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं है, गाइडेंस गाइडेंस नहीं है, प्रॉपर काउंसलर्स नहीं है, तो ये जो आजकल की स्कूल की बहुत बड़ी समस्या हो गई है किशोर अपराध से निपटने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 41 पे। वाई द चाइल्ड शुड गो टू स्कूल फॉर एजुकेशन। बच्चों को स्कूल में शिक्षा लेने के लिए क्यों ही जाना चाहिए। बताइए, बालक को शिक्षा के लिए विद्यालय ही क्यों जाना चाहिए, आपको ये बताना है क्वेश्चन। प्रमोशन ऑफ डिसिप्लिन इन इज पॉसिबल इन स्कूल। प्रमोशन ऑफ डिसिप्लिन इज पॉसिबल इन स्कूल। बताइए, विद्यालय में अनुशासन मतलब डिसिप्लिन है, इसीलिए बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। सेकंड, पीयर लर्निंग एंड सोशलाइजेशन टेक प्लेस ओनली इन स्कूल। बिल्कुल, पीयर लर्निंग मतलब अपने समकक्ष या अपने समूह के साथ वहां पे सीखना, और सोशलाइज होना, मतलब सोशलाइजेशन जो है वो स्कूल में ही होता है। थर्ड है सब्जेक्ट टीचर्स आर अवेलेबल ओनली इन स्कूल। जो सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं क्या स्कूल में ही होते हैं? नहीं भैया, घर पे भी होते हैं। ठीक है, ट्यूशन टीचर्स नहीं होते हमारे। फोर्थ कह रहा है स्कूल एक्टिविटीज हेल्प इन लर्निंग। जो हमारी स्कूल एक्टिविटीज हैं वो हमें लर्निंग में मदद करती हैं। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं, ये हमारे लर्निंग में हेल्प करती हैं। बताइए 51 बताइए। बिल्कुल भाई, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, पीयर लर्निंग एंड सोशलाइजेशन टेक प्लेस ओनली इन स्कूल। 51 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, समकक्षी अधिगम और सामाजिकरण का जो कार्य है केवल विद्यालय में ही होता है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, Why is early sign of cognitive development in child? What is early sign of cognitive development in child? मतलब बालक में जो संज्ञानात्मक विकास होता है, संज्ञान से रिलेटेड विकास होता है, दिमाग से रिलेटेड विकास होता है, इसका आदि संकेतक क्या है कि बच्चे में कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो हो गया है। बताइए, एबल टू गेन मसल कंट्रोल। बच्चे अपने जो मसल्स हैं उस पर कंट्रोल कर लेते हैं, बहुत पहले कंट्रोल करने की क्षमता आ जाती है। तो दूसरा कह रहा है एबल टू फील इमोशंस, बच्चे इमोशंस को फील कर पा रहे हैं। तीसरा कह रहा है आंसरिंग मोस्ट वाई क्वेश्चन, जो वाई वाले क्वेश्चन होते हैं, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, बताओ पापा ये क्यों नहीं, ऐसा क्यों हो गया, अच्छा ट्रेन जा रही थी तो ट्रेन क्यों जा रही थी, अच्छा पहिया कहां से आया उसमें, ये सारे क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं। ठीक, सोस एटीट्यूड्स इन फैमिली। अपने परिवार में भैया अहंकार दिखाओ, एटीट्यूड में रहो, नहीं फेंक देंगे अगर खाना अच्छा नहीं बना तो। बताओ जल्दी से 52 बताओ।
बिल्कुल, इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। आंसरिंग मोस्ट ऑफ वाई क्वेश्चन, जब बच्चा वाई क्वेश्चन का सवाल जवाब देने लगे तो ये समझ लीजिए अर्ली साइंस ऑफ है, अर्ली साइन है, ये मतलब बहुत जल्दी बच्चे के अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत जल्दी आ गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 53 क्या कह रहा है देखते हैं। द चाइल्ड सोशल अवेयरनेस फॉल्स अंडर, अगर बच्चा सोशली अवेयरनेस है, सामाजिक रूप से अवेयर है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा बताइए। सोशल लर्निंग है उसकी, मतलब सामाजिक अधिगम है, सोशियो इमोशनल लर्निंग है, सामाजिक संवेगात्मक अधिगम है, या इमोशनल लर्निंग है, संवेगात्मक अधिगम है, या कॉग्निटिव लर्निंग है बताइए, या तो संज्ञानात्मक अधिगम है। बताइए जल्दी से, 53 का राइट आंसर बताइए। अगर बच्चा सोशली अवेयर है तो ये किस में आएगा। बिल्कुल, ये सोशियो इमोशनल लर्निंग है। ठीक है, बच्चा सोशली, ये सामाजिक संवेगात्मक अधिगम है बच्चे के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ड्यू टू कॉग्निटिव डिले इन चाइल्ड, बालक में संज्ञानात्मक विकास के में विलंब के कारण निम्नलिखित में से कौन सा विकार उत्पन्न हो सकता है। बच्चे में मतलब जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, ठीक है, अगर लेट हो रहा है तो बच्चे में क्या कारण उत्पन्न हो सकता है या कौन सा विकार उत्पन्न हो सकता है। सिवरिंग ऑफ द बॉडी, बच्चे का शरीर कांपेगा। लो विजन, बच्चा कम देख पाएगा। हियरिंग इम्पेयरमेंट, श्रवण मतलब सुनने की जो डिसेबिलिटी आ जाएगी, या डिसलेक्सिया। बताइए जल्दी से, बताइए। बिल्कुल, इसको क्या कहेंगे हम, डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया एक हमारा आएगा। अब एक क्वेश्चन मतलब सीडीपी के लिए या पेडागोजी के लिए किसी भी एग्जाम के लिए एक क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं, जिसमें टॉपिक होंगे। पहले जैसे मान लीजिए डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी को मैंने पढ़ा है, उससे रिलेटेड जो पीवाईक्यूज होंगे, आपको वीडियो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो फिर उसके बाद क्वेश्चन करो, एकदम बेहतरीन, ऐसा आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन आईडी 55, हीरो वर्शिप इज क्वाइट कॉमन इन, हीरो वर्शिप नायक पूजा, ये आप समझ गए होंगे कि भैया ये सलमान खान हमारे रोल मॉडल हैं, ऐश्वर्या राय को हम बहुत पसंद करते हैं। बताइए किस एज में आती है। सीनियर सिटीजन, एडल्ट, एडोलेसेंट्स, चिल्ड्रन। बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है 55। बिल्कुल, ये आती है एडोलेसेंट्स में। एडोलेसेंट्स में हमको ऐश्वर्या राय बहुत पसंद रहती थी भाई। ऐश्वर्या ऐश्वर्या राय हमारी रोल मॉडल हैं, या हमारे मिथुन चक्रवर्ती रोल मॉडल हैं, किसी के धर्मेंद्र हैं, किसी के अमिताभ बच्चन हैं, वीर नायक की भावना आ जाती है। ठीक है, या भगत सिंह हैं। वाई प्रपोज्ड ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी ऑफ लर्निंग, हु प्रपोज्ड ऑपरेंट थियरी कंडीशनिंग थियरी ऑफ लर्निंग, अधिगम के संक्रियात्मक अनुकूलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। बताइए, गेस्टाल्ट थे, बीएफ स्किनर साहब थे, या थॉर्नडाइक थे, या पावलोव थे। बताइए, बताइए जल्दी से। 57 का राइट आंसर, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गेस्टाल्टवादी। ठीक है, गेस्टाल्टवादी किसके, ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी के प्रपोजल थे या प्रपोज किए थे। चलिए 57, हाउ द क्लासरूम टीचर कैन इम्पार्ट बिहेवियरिस्टिक मेथड इन लर्निंग, जो कक्षा का एक अध्यापक है किस प्रकार अधिगम में क्या बिहेवियरिस्टिक मेथड का ज्ञान दे सकता है। बताइए, एक टीचर है और वो क्लासरूम टीचर है, वो बिहेवियरिस्टिक मेथड ऑफ लर्निंग क्लास में कैसे पढ़ा सकता है या कैसे दे सकता है बच्चों को। ठीक है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, मतलब अभ्यास करो और अब मतलब छदम या अभ्यास के द्वारा बहुत सारे प्रैक्टिस करा दो उसको। विजुअल टूल्स के द्वारा, दृश्य उपकरणों के माध्यम से। थर्ड कह रहा है सेल्फ एक्सप्लोरेशन, खुद से खोजने के दे देना कि भैया लोग खुद से खोजो। चौथा कह रहा है डिस्कवरी मेथड, खोज विधि के माध्यम से। बताओ, बिल्कुल इसका राइट आंसर छदम अभ्यास और अभ्यास के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बच्चों में बिहेवियरिस्टिक मेथड को, लर्निंग को इम्पैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 58 पे चलते हैं। मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ ब्रेन ओकर्स इन, मस्तिष्क की क्षमता का अत्यधिक विकास निम्नलिखित में से किसमें होता है। बताइए, मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ ब्रेन ओकर्स इन, मस्तिष्क की क्षमता का अधिक विकास, जो हमारे माइंड की कैपेबिलिटी है उसका सबसे ज्यादा डेवलपमेंट किस में होता है। बताइए, बिहेवियरिज्म में होता है, कंस्ट्रक्टिविज्म में होता है, कॉग्निटिविज्म में होता है, या कनेक्टिविज्म में होता है। बताइए, देखिए दिमाग, मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ ब्रेन पूछा है, ब्रेन से रिलेटेड कौन सी चीज होती है, कॉग्निटिविज्म होती है। बिल्कुल, कॉग्निटिविज्म में, संज्ञानात्मक विकास में सबसे ज्यादा हमारा जो ब्रेन का पोटेंशियल है वो मतलब ग्रो करता है। ठीक है,
तो इसमें थर्ड हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, कॉग्निटिविज्म। चलिए 59 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द बेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग, बताइए इनमें से क्या अधिगम की सर्वोत्तम विधि हो सकती है, ये आपको बताना है। विजुअल लर्निंग, बच्चों को चीजें दिखा के बच्चा अच्छा सीखेगा, या ऑडिटरी लर्निंग, बस सुना दो उसको कोई ऑडियो वगैरह। थर्ड कह रहा है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभवी आदमी, एक्सपीरियंस बेस्ड जो लर्निंग होती है उसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग बोलते हैं। चौथा है नेचुरल लर्निंग, मतलब नैसर्गिक अधिगम। बताओ 59। बिल्कुल एक्सपेरियंटल लर्निंग, जो अनुभवात्मक अधिगम होता है, मतलब एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग होती है, जो बच्चों का एक्सपीरियंस रहा पास्ट का, आपका एक्सपीरियंस रहा पास्ट का, जब उस चीज को रिलेट करके प्रेजेंट से पढ़ाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेरियंटल लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 60, हाउ लर्निंग कुड बी इनहांस्ड इन क्लासरूम, एक कक्षा में लर्निंग को हम कैसे इनहांस कर सकते हैं, ये आपको बताना है। लेक्चर मेथड से, मॉडर्न जो आईसीटी टूल्स हैं, मल्टीमीडिया क्लासेस, ये सारी चीजें यूज करके, या डिमोन्स्ट्रेशन देके, बच्चों को प्रदर्शनी देके, या ग्रुप डिस्कशन, बच्चों को सामूहिक विमर्श देके। बताइए जल्दी से, बताइए 60 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मॉडर्न आईसीटी टूल्स को हम यूज करके कक्षा में क्या लर्निंग को इनहांस कर सकते हैं। ठीक है, बच्चों के अधिगम को इनहांस कर सकते हैं, कैसे? बिल्कुल भाई, अगर मल्टीमीडिया क्लासेस हैं आपके कक्षा में, स्मार्ट क्लास है, बच्चे को वीडियो दिखा के किसी टॉपिक पे बच्चों को प्रैक्टिकल करा के ये सारी चीजें हम सिखा सकते हैं। चलिए 61 पे चलते हैं। व्हाट इज द मेजर चैलेंज फॉर अ टीचर इन क्लासरूम इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, एक टीचर के द्वारा वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है कक्षा में, बताइए। प्रेजेंट सिनेरियो में एक टीचर के द्वारा कक्षा में सबसे बड़ी चैलेंजिंग चीज क्या होती है? फ्लिप लर्निंग ऑफ चाइल्ड, बालकों में फ्लिप लर्निंग की प्रवृत्ति रहती है। डिस्टॉर्शन मतलब विरूपण। चौथा है इनडिसिप्लिन, अनुशासनहीनता। या चौथा कह रहा है टू सस्टेन इंटरेस्ट एमंग लर्नर्स, अधिगमकर्ताओं में रुचि को अक्षुण्ण बनाए रखना। बताइए जल्दी से, बताइए 61 का राइट आंसर। बिल्कुल 61 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्थ, टू सस्टेन इंटरेस्ट एमंग टीचर्स, बच्चों में जो लर्नर्स, मतलब बच्चों में लगातार इंटरेस्ट बनाए रखना आजकल की बहुत बड़ी चैलेंज है क्लासरूम में। ठीक है, बच्चों में इंटरेस्ट बना रहे, बच्चा लगातार सीखता रहे। चलिए, व्हाट इज द मेजर चैलेंज ऑफ आईसीटी यूजेस इन रूरल स्कूल्स, बताइए जो बहुत मेजर चैलेंजेस हैं आईसीटी टूल्स के रूरल एरिया में, वो क्या है? अंडर मोटिवेटेड स्टाफ एंड स्टूडेंट्स, रूरल एरिया में जो स्कूल्स वगैरह होते हैं उसमें कह रहा है कि आईसीटी के जो यूज है वो रूरल एरियाज में चैलेंजेस 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 है। बताइए उसके क्या चैलेंजेस हैं? अंडर मोटिवेटेड स्टाफ होते हैं कि भैया कम मोटिवेटेड स्टाफ और स्टूडेंट होते हैं वहां पे। मैनेजमेंट हेजिटेट टू स्पेंड अमाउंट ऑन आईसीटी टूल्स, मतलब मैनेजमेंट जो है वो हेजिटेट करता है, वो भाई कहता है कि हम जो रूरल एरियाज में क्यों खर्चा करें आईसीटी टूल्स पे। तीसरा है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई एंड वीक इंटरनेट, बिल्कुल वहां पे जो पावर सप्लाई है वो अच्छे से नहीं रहता, वहां वीक इंटरनेट चलता है। चौथा कह रहा है लैक ऑफ अवेयरनेस। बताइए, बताइए 62 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, क्या थर्ड हो जाएगा? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई एंड वीक इंटरनेट। ठीक है, निर्बाध विद्युत आपूर्ति और इंटरनेट की प्रबल नहीं होना। बिल्कुल भाई, गांव में थोड़ा सा इशू होती है लेकिन अब इशू नहीं होती। ठीक है, अब गांव बढ़िया है भाई। 63, Which one of the following is the example of auditory instructional material in classroom? निम्नलिखित में से क्या कक्षा में श्रव्य अनुदेशात्मक सामग्री का उदाहरण है जो दिखे? ठीक है, बताओ। रेडियो है, टेलीविजन है, चार्ट है, 3D मॉडल है। बताओ, जो रेडियो है क्या, ये क्या है? ऑडिटरी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है, मतलब श्रव्य, श्रव्य मतलब सुनना। ठीक है, ये हमारा ऑडियो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है एक। ठीक है, रेडियो। आगे चलते हैं। व्हेन द चाइल्ड विजिट्स लोकल जू द लर्निंग कुड बी, एक बच्चे को जब हम लोग लोकल जू जो चिड़ियाघर है वहां पे घुमाते हैं तो बच्चे का लर्निंग कैसा हो सकता है, ये बताना है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है ये, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है, कोलैबोरेटिव लर्निंग है, या नेचुरल लर्निंग है, आपको ये बताइए। बताइए जल्दी से, 64 का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल ये सेकंड है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है। ठीक है, बच्चे अनुभव, बिल्कुल भाई आप जाते हैं चिड़ियाघर, जाते हैं कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ के क्या एक्सपीरियंस किया, ये बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है वहां पे।
65 पे व्हाट इज हिडन करिकुलम इन स्कूल, बताइए हिडन करिकुलम स्कूल में क्या है। ये सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं एक शिफ्ट के, ठीक, एक एक शिफ्ट के क्वेश्चंस उठा के डाल दिया यहाँ पे। अगर जो बच्चा रेगुलरली दिख रहा होगा उसको समझ में आ रहा होगा। व्हाट इज हिडन करिकुलम इन स्कूल, लर्निंग ड्यूरिंग फ्री पीरियड्स, मतलब फ्री पीरियड्स में जो सीखते हैं हम वो हिडन करिकुलम है। लर्निंग वैल्यूज एंड बिलीव्स बियॉन्ड टेक्स्ट बुक एंड करिकुलम थ्रू इनफॉर्मल मीन्स, मतलब लर्निंग जो भी हम वैल्यूज और बिलीव्स, किताब के बाहरी जो ज्ञान होता है हमारे पास, जो वैल्यूज होती हैं, जो बिलीव्स होती हैं, और करिकुलम थ्रू इनफॉर्मल, इनफॉर्मली जो तरीके सीखते हैं, मतलब स्कूल में नहीं, बच्चों के साथ अपने सोसाइटी में, ये है। थर्ड कह रहा है लर्निंग इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में पढ़ने से, लर्निंग इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में पढ़ने से। बताइए 65 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर आपका सेकंड ही हो जाएगा। मतलब जो भी वैल्यू एंड बिलीव्स हम सीखते हैं टेक्स्ट बुक के अलावा, और ऐसा करिकुलम जिसको जो जो हम इनफॉर्मल मीन से सीखें, उसको हम क्या कहते हैं, हिडन करिकुलम कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए 66 7 पे चलते हैं। 66 पे, हाउ द टीचर शुड डिजाइन क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, अध्यापक को कक्षा में शिक्षण का अभिफल कैसे बनाना चाहिए, बताइए। हाउ द टीचर शुड डिजाइन क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, एक क्लासरूम इंस्ट्रक्शन टीचर को कैसे डिजाइन करना चाहिए ये बताइए। वेल डेकोरेटेड क्लासरूम होना चाहिए, एकदम कक्षा सजा धजा होना चाहिए, वहाँ पे बच्चों से रिलेटेड, जो भी पढ़ाई से रिलेटेड डैशबोर्ड्स वगैरह लगे रहने चाहिए, फुल ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स होना चाहिए, या शुड डिजाइन इन सच वे दैट इट वुड अचीव डिजायर लर्निंग आउटकम्स, ऐसा डिजाइन होना चाहिए कि वो जो हमारा लर्निंग आउटकम्स हैं उसको अचीव कर पाए। फोर्थ है ह्यूमरस टीचिंग, हास्य विनोद पर अध्यापन, बताइए जल्दी से, बताइए 66 का राइट आंसर। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका थर्ड होना चाहिए, शुड डिजाइन इन सच वे, ऐसा डिजाइन करिए ताकि वो हमारा जो लर्निंग आउटकम्स हैं उस गोल को अचीव कर पाए, जो हम चाहते हैं बच्चे को सिखाना वो बच्चा सीख पाए। ठीक है, आगे चलते हैं। 67, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव पॉसिबल इफेक्ट ऑन लर्निंग, बताइए इनमें से कौन सा अधिगम का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ये बताना है आपको। वेल वेंटिलेटेड क्लासरूम, प्रॉपर खिड़की वगैरह क्लासरूम में रहे, वेंटिलेटेड रहे, आईसीटी टूल्स का यूज करके या गुड अच्छे दोस्त बना के, सोशियो इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम टीचर्स, टीचर से, अध्यापकों से सामाजिक और संवेगात्मक सहयोग, उनसे कॉपरेशन मिले हमें, या कॉपरेट करे टीचर हमारा, बताइए। बिल्कुल इसका राइट आंसर चौथा ही हो जाएगा, अध्यापकों से सामाजिक संवेगात्मक सहयोग जो है, सोशियो इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम टीचर्स, ये एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा हमारे लर्निंग पे। आगे चलते हैं 68 पे, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टूडेंट टीचर पॉजिटिव रिलेशनशिप इन क्लासरूम, मतलब एक इसका फायदा क्या है कि कक्षा में टीचर का और बच्चों का पॉजिटिव रिलेशनशिप हो, बताइए इसका कक्षा में क्या फायदा होगा। इट लीड्स टू हैप्पी फीलिंग, इसमें फलस्वरूप सुखद एहसास होता है। ठीक है, इट इंप्रूव्स स्टूडेंट बिहेवियर लीडिंग टू एकेडमिक एक्सीलेंस, ये बच्चों के जो एकेडमिक एक्सीलेंस के जो रिलेटेड बिहेवियर है उसमें क्या इंप्रूवमेंट लाता है। थर्ड कह रहा है स्टूडेंट विल टेक एडवांटेज, बच्चे इसका फायदा उठाएंगे। फोर्थ है पेरेंट्स फील हैप्पी, पेरेंट्स इससे खुश रहेंगे, बताइए जल्दी से, इसमें से बेस्ट आंसर चुनना है आपको, बताइए 68 का। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका सेकंड ही हो जाएगा, इट इम्प्रूव्स स्टूडेंट बिहेवियर लीडिंग टू एकेडमिक एक्सीलेंस। ठीक है, बच्चे को नहीं आएगा कुछ भी तो पूछेगा अच्छे से, उसका एकेडमिक अच्छा होगा। ठीक है, उस वो अच्छे से पेपर में करेगा, वो उसको नई चीज समझ में आई तो वो पूछेगा आपसे। 69, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इज नॉर्मली एट्रीब्यूटेड टू, समस्या समाधान उपागम सामान्यतः कहलाता है, बताइए समस्या समाधान समाधान उपागम क्या कहलाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, बताइए एक्सपेरिमेंटलिज्म, कॉग्निटिविज्म, कनेक्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, प्रयोगवाद, संज्ञानात्मकवाद, संयुक्त सशंकवाद, रचनावाद, बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, कॉग्निटिविज्म या संज्ञानात्मकवाद बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे चलते हैं 70 पे, व्हाट इज डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट, व्हाई डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन अनुशासन क्यों जरूरी है, बताइए। प्रमोट्स रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप अच्छा प्रमोट करता है, संबंध को बढ़ावा देता है। इनकरेज हॉनेस्टी, आपके अंदर ईमानदारी को बढ़ावा देता है। तीसरा डिसिप्लिन प्रमोट कंसंट्रेशन एंड पंक्चुअलिटी, अनुशासन से एकाग्रता और समयनिष्ठता का संवर्धन होता है। चौथा है इनहांसेस लर्निंग, इसके फलस्वरूप अधिगम में वृद्धि होती है, बताइए 70 को बताइए।
70 का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। डिसिप्लिन प्रमोट्स कॉन्सेंट्रेशन एंड पंक्चुअलिटी। ठीक है, हमारे कॉन्सेंट्रेशन को और हमारे पंक्चुअलिटी को बढ़ाता है हमारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हर जगह जरूरी होता है। ठीक है, एडीएचडी आ गया, ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। एडीएचडी बताइए, इसका सीधा आपको आंसर बताना है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, एडीएचडी के बारे में मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, परेशान मत होइए, हो सकता है आज ही एक वीडियो आए इस पे। ठीक, डिसलेक्सिया डिस्प्रैक्सिया क्या होता है, इस पे भी एक वीडियो आएगा। ठीक है, डिस्प्रैक्सिया क्या होता है बताइए। इसमें बच्चे को बोलने में प्रॉब्लम होती है, बच्चे के मसल्स मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है, या बच्चा देख नहीं पाता। चौथा कह रहा है इनएबिलिटी टू आइडेंटिफाई नंबर्स, बच्चा नंबर्स को देख नहीं पा रहा है, पहचान नहीं पा रहा है। बताइए डिस्प्रैक्सिया, बताइए 73 का राइट आंसर। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। क्या, डिफिकल्टी इन मसल मूवमेंट में, जब मसल मूवमेंट में प्रॉब्लम आने लगे तो समझ लीजिएगा इस बच्चों को डिस्प्रैक्सिया है। आगे चलते हैं 73। Which one of the following is example for intellectual disability? निम्नांकित में से क्या बौद्धिक निःशक्तता का उदाहरण है, आपको ये बताना है। Which one of the following is example for intellectual disability? Locomotor impairment, autism, hearing impairment, low vision. बताइए, संचलन निःशक्तता, ऑटिज्म, श्रवण निःशक्तता या न्यून दृष्टि, बताइए। इसको हम ऑटिज्म कहते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मतलब ऑटिज्म। ठीक है, दिमाग से रिलेटेड कोई भी चीज है तो ऑटिज्म का प्रॉब्लम है। व्हाट इज माइक्रोसिफेली विथ रिगार्ड टू मेंटल हेल्थ? एक होता है मेगासिफेली जिसमें सिर का आकार बड़ा हो जाता है, ये है माइक्रोसिफेली। बताइए, स्मॉल हेड छोटा सिर हो जाता है, लार्ज हेड बड़ा सिर हो जाता है, प्रोट्रूडिंग आईबॉल्स, आईबॉल्स बाहर निकले हुए लगते हैं, या स्मॉल आईज छोटी आंखें हो जाती है। बताइए, बताइए 75 का राइट आंसर। बिल्कुल इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। आपके जो आई बॉल्स होते हैं ये बाहर आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे लगेंगे कि बस भैया आपका जो छल्ला है आपका बाहर आ जाएगा। चलिए 75 पे चलते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें क्या 74, क्वेश्चन नंबर 74 था ना ये? हाँ, तो 74 था भाई। 74 का राइट आंसर आपका पहला होगा भाई, स्मॉल हेड। भाई तो मैं कह रहा हूँ माइक्रोसिफेली, मेगासिफेली बड़ा, माइक्रोसिफेली छोटा। ठीक, समझ जाइएगा, सर 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 बड़ा छोटा। ठीक, आगे चलते हैं। 75, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एन अर्ली साइन ऑफ मेंटल इलनेस अमंग चिल्ड्रन? इसमें से अर्ली साइन क्या हो सकता है कि बच्चे जो जो है कि आप समझ जाएंगे कि बच्चा मेंटल इलनेस से जूझ रहा है। ठीक, बालक में मानसिक रोगता का संकेतक क्या हो सकता है, बताइए। पुअर अटेंडेंस, उसका अटेंडेंस अच्छा ना हो, लो मार्क्स या ग्रेड्स रहे उसके, या अटेंशन डिफिसिट रहे, या पैसिव लर्निंग, बच्चा निष्क्रिय रूप से सीखे। बताइए, तो इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, अटेंशन डिफिसिट। ठीक है, अगर बच्चा अटेंडेंस ध्यान नहीं दे पा रहा है तो समझ लीजिए कि बच्चा मेंटल इलनेस से, ये मेंटल इलनेस का संकेत है। 76, सेवर मेंटल रिटार्डेशन इंडिकेट द आईक्यू रेंज ऑफ? गंभीर मानसिक विमंदन की स्थिति में बुद्धि लब्धि का परास होता है। बताइए 76 का राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका 35 से 40 होता है, 20 से 35 होता है, 45 से 55 होता है, या 40 से 50 होता है। बताइए, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका होगा 20 से 35 होता है। ठीक है, कितना, 20 से 35। चलिए 77 पे चलते हैं। इफ एनी बॉडी पार्ट इज लॉस्ट इट इज नॉन एज, अगर आपकी कोई भी बॉडी पार्ट लॉस्ट है तो उसको हम क्या कहेंगे, इंपेयरमेंट बोलेंगे, मतलब निःशक्तता या इंपेयरमेंट बोल देंगे। डिसऑर्डर कोई बोल देंगे, कोई विकार है आपके अंदर। डिसेबिलिटी बोल देंगे, विकलांग दिव्यांगता बोल देंगे, या हैंडीकैप बोल देंगे, विकलांगता बोल देंगे। बताइए, बताइए जल्दी से 78 का राइट आंसर और 77 का। तो इसका राइट आंसर, इसको हम हैंडीकैप बोलेंगे। ठीक है, अगर आपके कोई कोई बॉडी पार्ट नहीं, बॉडी जो पार्ट है आपके शरीर का कोई भी पार्ट ये लॉस्ट हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, हैंडीकैप बोलेंगे। ठीक है, मान लीजिए किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है। चलिए आगे चलते हैं 78 पे। व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग इन स्कूल्स? मतलब जो बेसिक किस सिद्धांत पर आधारित है कि भैया बच्चों की काउंसलिंग होनी चाहिए स्कूल्स में, ये बताना है। डाटा कलेक्शन के लिए नहीं, एक्सेप्टेंस ताकि बच्चे स्वीकृत कर पाए,
तीसरा एम्पिरिकल एविडेंस, आपके पास प्रायोगिक साक्ष्य हो कि हाँ ये तुम ऐसा कर रहे हो, ऐसा कर रहे थे, ये मेरे पास साक्ष्य है। कॉपरेशन, सहयोग के लिए, बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर 78 का राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, ताकि बच्चे एक्सेप्ट कर पाए कि हाँ ये गलतियां होती हैं, ये सारी चीजें गलत हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 79 पे। द लर्निंग एक्वायर्ड इन कम्युनिटी इज कॉमनली नोन एज, समुदाय में अर्जित अधिगम सामान्य तौर पर क्या कहलाता है, बताइए। नॉन फॉर्मल लर्निंग, अनौपचारिक अधिगम, फॉर्मल लर्निंग, औपचारिक अधिगम, इनफॉर्मल लर्निंग, गैर औपचारिक अधिगम, नेचुरल लर्निंग, नैसर्गिक अधिगम। मतलब जो लर्निंग एक्वायर्ड इन कम्युनिटी, जो हम समुदाय में लर्निंग या कुछ भी सीखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बताइए। 79 को बताइए, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको इनफॉर्मल लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मल लर्निंग मतलब स्कूल में कहीं फिक्स प्रॉपर टाइम में सीखना होता है। इनफॉर्मल लर्निंग कहीं भी चलते फिरते आपको सीख रहे हैं, तो इसको इनफॉर्मल लर्निंग बोलते हैं। चलिए 80 पे चलते हैं। वाई डू प्राइमरी टीचर्स फाइंड डिफिकल्ट टू टीच स्मॉल चिल्ड्रन, जो बच्चे, जो भाई प्राइमरी के टीचर्स होते हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाने में उनकी डिफिकल्टी आती है, क्यों, बताइए वाई। इंक्रीज्ड नॉटीनेस, बहुत नॉटी होते हैं भैया। इमेच्योरिटी, बच्चों में अपरिपक्वता होती है। तीसरा लो अटेंशन स्पैन होता है, कम समय तक ध्यान देना होता है। टू मेनी डिस्टॉर्शंस, बहुत अधिक विरूपण रहता है, बताइए। 80 बताइए। बिल्कुल, क्या मेन समस्या, लो अटेंशन स्पैन होता है बच्चों का, भैया बहुत कम समय तक बच्चे ध्यान पाते हैं, फिर बगल वाले को खोद देगा, बगल वाले का टिफिन निकाल लेगा। 81, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कुड एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ टीचर्स इन स्कूल, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो टीचर्स की एफिशिएंसी विद्यालय में बढ़ा दे, बताओ। पर्सनल मोटिवेशन ऑफ प्रिंसिपल, प्रचार भैया जो है प्रचार साहब पर्सनल मोटिवेशन दे। गुड सैलरी, 2 करोड़ रुपया सैलरी दे दो इनको। तीसरा कह रहा है नेगेटिव फीडबैक पाई चिल्ड्रन, बच्चों से नेगेटिव फीडबैक, अरे ये गुरुजी बहुत परेशान करते हैं, गाली देते हैं, अच्छे वर्ड्स नहीं यूज करते हैं। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव, गैर मुद्रिक प्रोत्साहन, बताइए। 81 का राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, पर्सनल मोटिवेशन ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, ये क्या कर सकता है, टीचर्स की एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है। आगे चलते हैं 82 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप इज ऑफ्टन क्रिटिसाइज्ड, अमूमन निम्नांकित में से किस नेतृत्व शैली की आलोचना की जाती है। लेजिस फेयर लीडरशिप, अहस्तक्षेप नेतृत्व, पार्टिसिपेटरी लीडरशिप, सहभागी नेतृत्व। तीसरा है ऑथोरिटेटिव लीडरशिप, अधियाचन अधिनायकवादी नेतृत्व। चौथा है डेमोक्रेटिक लीडरशिप, लोकतांत्रिक नेतृत्व। बताइए, बताइए जल्दी से। 82 का राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट, लेजिस फायर जो लीडरशिप होता है, ये क्या, इस नेतृत्व शैली की आलोचना की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं 83, द सक्सेस ऑफ स्कूल डिपेंड्स मोस्टली ऑन, आपके विद्यालय की जो सफलता है वो मोस्टली किस चीज पे डिपेंड करती है, ये बताना है आपको। फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे, आपके वित्तीय संसाधन पे। डायनेमिक एंड वाइब्रेंट लीडरशिप, जो क्वालिटी, जो लीडरशिप की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, जीवंत होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए, चेंजेस होना चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से अडॉप्ट कर लें ताकि आप। चौथा, तीसरा कह रहा है एफिशिएंट टीचर्स हो। चौथा कह रहा है डिसिप्लिन स्टूडेंट्स हो, बताइए। बिल्कुल, इसका राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, क्या, डायनेमिक एंड वाइब्रेंट लीडरशिप आपके अंदर हो, एक अच्छा क्वालिटी का लीडरशिप हो, कैसी भी परिस्थिति हो, अच्छा हो बुरा हो, उसको अडॉप्ट करके उसको सही कर दे। चलिए आगे चलते हैं 84 पे। व्हाट इज द रोल ऑफ स्कूल डेवलपमेंट प्लान, स्कूल डेवलपमेंट प्लान का रोल क्या है, बताइए। विद्यालय विकास योजना की भूमिका क्या है। एकेडमिक एक्सीलेंस, आपका जो एकेडमिक एक्सीलेंस को बढ़ावा देना। इफेक्टिव एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपके पास जो भी संसाधन है उसका कम से कम उपयोग करना और बेस्ट रिजल्ट देना। थर्ड है प्रमोट डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को प्रमोट करना। चौथा है प्लान फॉर फ्यूचर नीड्स, फ्यूचर नीड्स के लिए प्लान करना, बताइए। 84 का राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, क्या, इफेक्टिव एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक, आगे चलते हैं 85, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ टाइम टेबल इन स्कूल्स, टाइम टेबल का, स्कूल जो स्कूल का टाइम टेबल है उसका अनिवार्य सिद्धांत क्या है, बताइए। प्रिंसिपल ऑफ लीजर, छुट्टी के समय का सिद्धांत कि भैया छुट्टी हो जाए। प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, न्याय का सिद्धांत पे बेस्ड है। प्रिंसिपल ऑफ फोकस, ध्यान केंद्रित के सिद्धांत पे है। प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी, बताइए।
सुरक्षा का सिद्धांत है। 85 का बताइए। तो ये प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस पे बेस्ड होता है टाइम टेबल, ताकि भैया बच्चे को कितना समय मिल रहा है किस चीज में, ये सारी चीजें पता हो। 86 आ गया। पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन पीटीएस प्लेस अ क्रूशियल रोल इन, जो पेरेंट टीचर एसोसिएशन है ये निर्णायक भूमिका क्या होती है इसकी बताइए। किस चीज में क्रूशियल रोल कि हम क्या चीज डिसीजन ले सकते हैं पेरेंट टीचर एसोसिएशन से। फंड मोबिलाइजेशन हो जाएगा, निधियां जुटा लेंगे आप। ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्कूल, इस विद्यालय के सर्वांगीण विकास, ऑल ओवर डेवलपमेंट में। या थर्ड कह रहा है ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिटी प्रोग्राम, सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन करके। या चौथा कह रहा है चाइल्ड्स डेवलपमेंट, बच्चों के विकास में। बताइए जल्दी से पीटीए का रोल क्या होता है, ये क्वेश्चन है। 86 बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्कूल। क्या ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्कूल, विद्यालय के सर्वांगीण विकास में, चाहुमुखी विकास में बहुत मदद करता है पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन। 87 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इनहांसेस लर्निंग इन क्लासरूम, निम्न में से कौन सा ऐसा फैक्टर्स है जो आपके क्लासरूम की लर्निंग को, अधिगम को बढ़ावा देगा, उसमें वृद्धि करेगा। बताइए। वेल वेंटिलेटेड क्लासरूम, देखिए फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में दो बार रिपीट किया है एक ही शिफ्ट में। आपके क्लासरूम में खिड़कियां रहे, प्रॉपर वेंटिलेशन रहे, हवा वगैरह अच्छे से आए। सोशियो इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम टीचर्स, अध्यापकों की ओर से सामाजिक संवेगात्मक सहयोग, आईसीटी टूल्स का यूज करना। या लो स्टूडेंट एनरोलमेंट, विद्यार्थियों के नामांकन में कमी। बताइए 87 का राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, सोशियो इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम टीचर्स, अध्यापकों की ओर से सामाजिक संवेगात्मक जो सहयोग है अगर आपको अच्छे से मिले तो आपकी जो लर्निंग है वो बहुत बहुत क्या होगी, प्रभावित होगी, आप अच्छे से सीखेंगे। 88 पे चलते हैं। द लर्निंग इज इन्फ्लुएंस बाई, बताइए अधिगम इनमें से किससे प्रभावित होता है, आपके पास ये क्वेश्चन है। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट से, होम से, फैमिली से, टीचर्स पर्सनालिटी से। बताइए अनुवांशिक और वातावरण से, घर से, परिवार से, अध्यापक का व्यक्तित्व। बताइए बताइए 87 का राइट आंसर, 88 का राइट आंसर। बताइए 88 का राइट आंसर। उसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ठीक है, लर्निंग इज इन्फ्लुएंस बाई हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, वातावरण और अनुवंशिकी का क्या है, परिणाम है हमारा अधिगम। आगे चलते हैं। 89 विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड एनहांस लर्निंग इन क्लासरूम, इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर्स है जो हमारे कक्षा के अधिगम को वृद्धि करेगा या उसमें बढ़ोतरी करेगा। पावरफुल लेक्चर होना चाहिए भैया, एकदम एनर्जी भरा प्रभावी ऐसा लेक्चर दो कि बच्चे मोटिवेट हो जाएं। गुड हैंड राइटिंग ऑफ टीचर, टीचर की अच्छी लेखन क्षमता हो। चार्ट्स हो, मॉडल्स हो, मॉडर्न आईसीटी टूल्स। बताओ बिल्कुल, जो नए उपकरण हैं, मॉडर्न आईसीटी टूल्स हैं, ये बच्चों के अधिगम को क्या कर सकते हैं, इनहांस कर सकते हैं। चलिए 90 पे चलते हैं। हाउ कुड कम्युनिटी प्रमोट लर्निंग, समुदाय किस प्रकार अधिगम को बढ़ावा दे सकता है। बताओ थ्रू पब्लिक स्पीच, थ्रू कम्युनिटी सर्वे अंडरटेकन बाय स्टूडेंट्स, थ्रू पेरेंट्स, थ्रू टीचर्स। कम्युनिटी जो है, हमारी कम्युनिटी है, वो हमारे अधिगम को कैसे प्रमोट कर सकती है। बताइए लोक व्याख्यान के माध्यम से, पब्लिक स्पीच देके कि भैया चलो जगह जगह पब्लिक ऑर्गेनाइज करना और वहां पे स्पीच देना। विद्यार्थियों के द्वारा किए जाने वाले सामुदायिक सर्वेक्षण के माध्यम से, या थ्रू पेरेंट्स, या थ्रू टीचर्स। बताओ 90 का राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर आपका सेकंड, थ्रू कम्युनिटी सर्वे अंडरटेकन बाय स्टूडेंट्स। ये क्या हो सकता है, एक कम्युनिटी प्रमोट लर्निंग हो सकती है। ठीक है, चलिए 91 पे चलते हैं। व्हाट इज द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ एनसीएफ 2005 इन स्कूल एजुकेशन, एनसीएफ 2005 में स्कूल एजुकेशन का क्या मेजर रिकमेंडेशन है। बताइए टीचर्स की ट्रेनिंग अच्छे से हो, शिक्षक का प्रशिक्षण अच्छे से हो, क्या है वोकेशनलाइजेशन, शिक्षा की व्यवसायीकरण हो, फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन सिस्टम होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट, बच्चों के कौशल विकास पर जोर दो। बताइए 91 का राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन सिस्टम होना चाहिए, ये हमारा एनसीएफ 2005 कहता है, सुझाव देता है। ठीक है 93 92 चलिए अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द टीचर इन क्लासरूम इज डैश, राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में अध्यापक कैसे होता है। बताए
लीडर होता है, फैसिलिटेटर होता है, मोटिवेटर होता है, या गाइडर एंड फिलोसोफर होता है? बताओ। एनसीएफ 2005 जो है वो टीचर को क्या कहता है कि भैया एक टीचर कैसा होना चाहिए? बताओ। 92 का राइट आंसर बताओ, बताओ जल्दी से। इसका राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। क्या? सेकंड, फैसिलिटेटर होना चाहिए, सुविधा प्रदाता होना चाहिए। चलिए 93 पे चलते हैं। बेसिक एजुकेशन एम्ड एट, बताइए बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? जो हमें बच्चों को बेसिक एजुकेशन दी जाती है प्राइमरी लेवल पर, उसका एम क्या है? बेसिक आर्ट्स, बेसिक क्राफ्ट्स, मदर टंग, प्राइमरी एजुकेशन। बताइए। बुनियादी मूलभूत कला, बुनियादी शिल्प, मातृभाषा, प्राथमिक शिक्षा। बताइए। इसका राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, बेसिक क्राफ्ट्स, बुनियादी शिल्प। ठीक है। 94 पे चलते हैं। एनईपी के 2020 के अनुसार व्हाट इज द मिनिमम एज टू एडमिट इन फॉर्मल स्कूल? मतलब एनईपी 2020 के अनुसार मिनिमम एज क्या होनी चाहिए बच्चों को स्कूल में एडमिशन के लिए? 6 साल, 5 साल, 4 साल, 3 साल? बताओ, बताओ जल्दी से। बिल्कुल 94 का राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाए 3 ईयर्स। ठीक है। चलिए 95 पे चलते हैं। एनईपी 2020 मॉडिफाइड एजुकेशन पैटर्न इन स्कूल एस। ये बहुत बार हर शिफ्ट में क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है, तुम जानो, तुम उठो जागो भागो, यहां से पहचानो, अरे दीवानो, यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है। 5+3+3+4। आगे चलते हैं। 96 लर्निंग विदाउट बर्डन सजेस्टेड बाय, शिक्षा बोझ रहित अधिगम या शिक्षा बिना बोझ के, ये सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? बताइए। एनसीएफ 2005 के द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा, सीबीएसई के द्वारा, एनसीपीसीआर के द्वारा? बिल्कुल भाई, ये हमारा दिया था एनसीएफ 2005 ने। ये किसने दिया था 96 का राइट आंसर? एनसीएफ 2005 ने दिया था। ठीक है। शिक्षा बिना बोझ के, बैग को कम करो। 97 which one of the following articles in constitution specify that the children below 14 years should be get free and compulsory education? मतलब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार यह किया गया कि 14 वर्ष के जो नीचे के बच्चे हैं, नीचे आयु के बच्चे हैं, उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जानी चाहिए? आर्टिकल 48, आर्टिकल 50, आर्टिकल 45, आर्टिकल 54? बताओ, बताओ मेरे लाल। 97 का राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, आर्टिकल 45, अनुच्छेद 45। ठीक है। आगे चलते हैं हम। नेम द बॉडी टू लुक आफ्टर द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया। मतलब भारत में बालकों के अधिकार को देख रेख करने वाली निकाय कौन सी है? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों के अधिकार को देख रेख करती है? सीआरआई, मतलब चाइल्ड राइट एंड यू। सेकंड कह रहा है डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाल कल्याण विभाग, भारत सरकार। थर्ड कह रहा है एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन टू प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। फोर्थ कह रहा है सीएचएफ, चाइल्ड हेल्प फाउंडेशन। बताओ। क्वेश्चन 98 का राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन टू प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ये क्या करता है? ये ऐसा निकाय है जो हमारे बाल अधिकार को देखता है। 99 व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग? बताओ। दक्षता आधारित अधिगम से आपका क्या तात्पर्य है? प्रोफिशिएंसी इन कम्युनिकेशन, आप अच्छे कम्युनिकेशन में, आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफी अच्छी हो। सेकंड है प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, आपका भाषा में प्रवीणता हो। थर्ड कह रहा है अटेंडिंग प्रोफिशिएंसी इन पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसी इन ईच सब्जेक्ट, हर एक विषय में किसी विशेष क्षमता में प्रवीणता प्राप्त करना। चौथा कह रहा है लर्नर सेंट्रिक अप्रोच। बताओ। अधिगम करता केंद्रित उपागम। बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका थर्ड, अटेंडिंग प्रोफिशिएंसी इन पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसी इन ईच सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट में एक पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसी आपको पता करना और उसको पढ़ाना, ये क्या है? कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। अकॉर्डिंग टू एजुकेशनिस्ट द फॉर्म इनफॉर्मल लर्निंग इज, शिक्षाविदों के अनुसार गैर औपचारिक अधिगम क्या है? बताइए। स्कूल स्पेसिफाई एक्टिविटी, मतलब विद्यालय से जो विशिष्ट कार्यकलाप होते हैं वो, टाइम बाउंड एक्टिविटी, समयबद्ध कार्यकलाप, या लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी, या तो प्री प्लान एक्टिविटी? बताओ। 100 का राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, क्या? लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी, जीवन पर्यंत कार्यकलाप। ठीक है।
तो इसी के हिसाब से हम लोगों ने आज कर लिया 60 क्वेश्चंस, और आई होप सो कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। यहाँ से आपको 3 चीज़ें मेनली समझना है कि पीवाईक्यू से कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ देना है। ठीक, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। ये बाकी ये कॉन्सेप्ट के बारे में परेशान मत हो। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग क्या होती है, हिडन करिकुलम क्या होता है, अभी ये सब पढ़ाना है मेरे लाल, इसको सिखाऊंगा, तब समझ में आएगा कि हाँ यही वाला क्वेश्चन वहाँ पूछा जा रहा था। बाकी ऑल द बेस्ट। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए, और थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कमेंट में जरूर मेंशन करा करिए। जय हिंद, जय भारत।